राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पगली। ये कहानी है एक प्यारी सी 15-16 साल की लड़की की, जिसको कुछ बच्चे पागल पागल कहकर चिढ़ा रहे थे और पत्थर भी मार रहे थे, और वह किसी तरह उन पत्थरों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी दौड़कर आता है और उन बच्चों को डांटकर भगा देता है। फिर वह पगली भी रोते रोते वहां से चली जाती है। उसके बाद वह आदमी वहीं सामने ही एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है। फिर वह आदमी चाय वाले से बोला, अरे भाई, एक चाय देना। चाय वाले ने पूछा, साहब 5 की दूं या 10 की? आदमी ने कहा, 10 की ही दे दो। उसके बाद उस आदमी ने चाय वाले से पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि इस लड़की को कुछ बच्चे कब से परेशान कर रहे थे, तो तुम लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? चाय वाला बोला, अरे साहब, ये तो रोज का है। अब यहाँ अपनी दुकान संभालूं या ये सब करूं? और फिर ये पगली भी कहाँ किसी की सुनती है। इसकी दादी अगर इसे घर में बंद करके रखती है तो ये चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेती है, और जब भी यह घर से बाहर निकलती है तो उसका यही हाल होता है। वो आदमी बोला, लेकिन कोई भी आदमी 24 घंटे तक सिर्फ घर में तो नहीं रह सकता ना, चाहे फिर उसका दिमाग कैसा भी हो। अगर तुम लोग अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकोगे तो इस बेचारी का ऐसा हाल नहीं होगा। मैं मानता हूँ ये सामान्य नहीं है, पर हम सभी तो सामान्य हैं। फिर हम अपनी सही मानसिकता का परिचय तो दे सकते हैं ना। चाय वाला बोला, अरे साहब, आप बाहर के हो, इसीलिए आप इन सब झमेलों में मत पड़िए। कौन सा एक मेरी सोच बदलने से सबकी सोच बदल जाएगी। सच तो ये है कि एक पागल का समाज में कोई जगह नहीं होती। जब ये ठीक थी तो पूरा कस्बा इसकी तारीफ करते नहीं थकता था। कितनी होनहार, सबकी मदद करने के लिए आगे और बड़ी ही नेकदिल बच्ची थी। पर ये सब अब किसी को याद कहाँ। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन बच्चों को ये मुफ्त में पढ़ाती थी कभी, आज वह भी इस पर पत्थर मारते हैं। वह आदमी बड़े आश्चर्य से बोला, क्या ये पहले ऐसी नहीं थी? चाय वाला बोला, अरे नहीं साहब, ये तो हमारे कस्बे के ही स्कूल के चपरासी की बेटी थी। इसकी कहानी हर किसी के मुंह से आप थोड़ी अलग अलग सुनेंगे, पर असल कहानी सिर्फ इस पगली को ही पता है। हालांकि इस कस्बे का हर एक आदमी इसकी कहानी जानता है, पर उस रात आखिर क्या घटा था, ये तो यह बताने से पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, और फिर खोती भी कैसे नहीं। जितनी उम्र नहीं, उससे बड़ा दुख टूट पड़ा इस पगली पर। वो आदमी बोला, आखिर मुझे भी तो बताओ इसकी कहानी, जो तुम लोग जानते हो। चाय वाला बोला, साहब आपको इन सब से क्या लेना देना, इस कस्बे की बात यहीं रहने दो। परदेसी हो, बस चाय पियो और चले जाओ। वह आदमी बोला, नहीं, मैं परदेसी नहीं हूँ। इस कस्बे का जो स्कूल है उसी का मास्टर बनकर आया हूँ। फिर चाय वाला बोला, क्या आप मास्टर जी हैं? फिर तो आप भी किसी नेता के रिश्तेदार ही होंगे। फिर वह आदमी जिसका नाम नरेश है, वह हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, जिसने बड़ी ही मुश्किल से कितनी परीक्षाएं देकर ये नौकरी हासिल की है। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? राजीव बोला, ओह अच्छा मास्टर जी, माफ़ कर दीजिए हमको। यहाँ के स्कूल में बहुत दिनों से कोई मास्टर नहीं था, इसीलिए ऐसा पूछा। अब आपके आगमन से हमार बच्चन को थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगा। आपका नाम क्या है? वह आदमी बोला, मेरा नाम नरेश है। फिर नरेश ने चाय वाले से पूछा, और तुम्हारा क्या नाम है? वह बोला, मेरा नाम राजीव है। फिर वह चाय वाला जोश में बोला, हम अभी घर जाकर ये खुशखबरी पूरे कस्बे को सुना देते हैं। सब नए मास्टर जी को पाकर खुशी से नाचने लगेंगे। यहाँ स्कूल में मास्टर जी नहीं होने की वजह से सारे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। फिर नरेश राजीव से बोला, चलो राजीव, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसी बहाने पूरे कस्बे से मेरी जान पहचान हो जाएगी। फिर दोनों चले जाते हैं कस्बे में। राजीव सभी से नरेश को मिलवाता है। सारे बच्चे नरेश को घेर कर खड़े हो जाते हैं। नरेश भी सभी से हाथ मिलाने लगता है। वहीं दूर बैठी वह पागल लड़की ये नज़ारा देख रही होती है कि तभी नरेश की नज़र उस लड़की पर जाती है। नरेश भीड़ को चीरता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम खुश नहीं हुई नए मास्टर जी के आने से? एक बच्चा पीछे से बोला, अरे मास्टर जी, ये क्या खुश होगी, ये तो पगली है पगली।
फिर पीछे से सभी बच्चे हंसने लगते हैं। नरेश ने उन सभी बच्चों को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ सभी लोग। किसने कहा ये पागल है? आज के बाद किसी ने भी इसे पागल कहा तो मैं इस कस्बे को छोड़कर चला जाऊंगा। सारे बच्चे अब खामोश हो गए। नरेश उस लड़की से बोला, तुम आओगी ना स्कूल पढ़ाई करने? लड़की बोली, हाँ हाँ मास्टर जी, मैं आऊँगी, मुझे बहुत कुछ आता है, अच्छे अनार, अच्छे आम। हाँ मैं आऊँगी, मैं आऊँगी। ये कहकर वह लड़की ताली बजा बजा कर जोर जोर से हंसने लगती है। नरेश भी उसकी बातों से हंस पड़ता है और फिर वह अपने क्वार्टर में चला जाता है। नरेश अपने हाथ मुंह धोकर खाना खाकर लेट जाता है, पर उसे बस लड़की का चेहरा याद आता है और वह सोचता है, कितनी मासूम सी है, पता नहीं ऐसी हालत कैसे हो गई होगी उसकी। अरे मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, कल राजीव से ही उसका नाम और उसकी कहानी दोनों ही जान लूँगा। फिर अगले दिन वो स्कूल खुलने से पहले ही राजीव की दुकान पर पहुंच जाता है। राजीव बोला, अरे मास्टर जी बैठिए बैठिए, चाय के साथ बिस्कुट भी दे दूँ ना? नरेश ने कहा, हाँ दे दो। फिर नरेश ने राजीव से पूछा, वैसे सुबह कितनी बजे दुकान खोल लेते हो? राजीव बोला, लगभग 5 बजे। वो क्या है ना, रास्ते के किनारे पर दुकान है तो आते जाते राहगीर रुककर यहाँ चाय पीते हैं। वैसे हमारी उन राहगीरों से ही तो असली आमदनी है, वरना इस छोटे से कस्बे में हैं ही कितने लोग, और वह कितने ही चाय पीने आते हैं हमारी दुकान पर। नरेश राजीव से बोला, वैसे राजीव, मैं यहाँ तुमसे कुछ और जानने के लिए आया हूँ। देखिए मास्टर जी, आप इस कस्बे में यहाँ के बच्चों को पढ़ाने आए हैं तो सिर्फ उसी से मतलब रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बेकार के लफड़ों में पढ़कर मैं नहीं चाहता कि जो इतने दिनों बाद इस कस्बे में कोई मास्टर आया है वह भी चला जाए। क्यों रीना की वजह से अपना और हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं? जब पूरा कस्बा इस बात के लिए कुछ नहीं कर पाया तो हम और आप क्या ही कर लेंगे? नरेश बोला, राजीव, मैं कुछ करने की बात तो सोच भी नहीं रहा, मैं भी अब इस कस्बे का हिस्सा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी यहाँ के सभी लोगों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। यहाँ रहते रहते आज नहीं तो कल मुझे सब पता तो चल ही जाएगा, बस इसीलिए। तो राजीव बोला, तो फिर उस समय का ही इंतजार कीजिए मास्टर जी, लेकिन हाँ, आप हमसे कुछ भी जानने की उम्मीद मत कीजिएगा, काहे कि हमको अपनी ज़िंदगी में कोई बवाल नहीं चाहिए। नरेश अब समझ चुका था कि राजीव उसे कुछ भी नहीं बताएगा, पर अब उसकी उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ जाती है और वह उसे जानकर ही रहेगा। इस सोच के साथ वह वहाँ से चला जाता है कि चलो कम से कम उस लड़की का नाम तो पता चला। नरेश यही सोचते हुए स्कूल की ओर जा रहा था कि उसने रास्ते में रीना को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया, तो वह उसी के पास चला गया। पहली बार जब नरेश उससे मिला था तब वह शायद भीड़ की वजह से ध्यान नहीं दे पाया, पर आज एकांत में नरेश रीना को देखकर हैरान ही हो गया, क्योंकि वह तो गर्भवती थी। नरेश यही सोचकर अचंभित था, लेकिन इस बात से ध्यान हटाकर वह रीना से बोला, रीना, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? रीना बोली, स्कूल? पर मुझे वहाँ सभी मारेंगे। नरेश बोला, कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ ना। रीना ने पूछा, कौन हो तुम? नरेश ने उसे बहुत प्यार से जवाब दिया, मैं तुम्हारे स्कूल का मास्टर जी, कल ही तो मिला था। रीना बोली, मास्टर जी? फिर नरेश ने कहा, चलो मेरे साथ। नरेश की बात सुनकर रीना ने पूछा, आप मुझे अ से अनार, आ से आम पढ़ाएंगे? नरेश ने कहा, हाँ जरूर पढ़ाऊंगा। इस पर रीना बोली, पर मास्टर जी, आप मुझे सजा देने उस टूटे कमरे में मत ले जाना। नरेश उसकी बात सुनकर चौंक गया और बोला, क्या? कौन सा टूटा कमरा? लेकिन फिर रीना चुप होकर पत्थरों से खेलने लगती है। नरेश उससे फिर पूछता है, कौन सा टूटा कमरा? लेकिन रीना अपने में ही मगन हो जाती है और बोलती रहती है, अ से अनार, आ से आम। नरेश उसे लेकर स्कूल पहुंच जाता है। फिर नरेश वहां बैठे बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, आज से रीना भी इसी कक्षा में पढ़ेगी, कोई भी उसे नहीं छेड़ेगा और ना ही उसका मजाक उड़ाएगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ मुझे दिख गया तो उसे सजा मिलेगी। रीना सजा का नाम सुनकर घबराकर खड़ी हो जाती है और नाना, सजा नहीं, सजा नहीं कहते हुए कक्षा से निकलकर भाग जाती है। नरेश उसे कितनी ही आवाज़ें देता है पर वह नहीं आती। इतने में एक बच्चा आकर कहता है, मास्टर जी, वह पगली नहीं आएगी। सजा के नाम पर वह ऐसे ही भाग जाती है। नरेश वापस कक्षा में आकर बच्चों को पढ़ाने लगता है।
स्कूल से जब वह घर वापस जा रहा होता है तो राजीव की दुकान पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है, पर वह राजीव से ना तो चाय मांगता है और ना ही उससे कोई बात करता है। राजीव थोड़ी देर उसे तकने के बाद उसके पास आकर उसे एक कप चाय का देकर कहता है, मास्टर जी क्या हुआ, हमसे गुस्सा हो क्या? नरेश बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। तब राजीव बोला, क्या सोच रहे थे मास्टर जी? यही कि रीना क्यों सजा का नाम सुनकर कक्षा से भाग गई। नरेश हैरानी से राजीव को देखते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता? नरेश बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था? राजीव बोला, राधे ने बताया। नरेश बोला, राधे? राजीव बोला, हाँ, हमारे भाई का बेटा जो आपकी कक्षा में था। पर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आप उस लड़की के बारे में इतना काहे सोच रहे हैं। नरेश बोला, अब तुम लोग मुझे इस कस्बे का हिस्सा समझो या ना समझो, पर मैं इसे अपने परिवार की तरह ही समझने लगा हूँ। और जब परिवार का कोई सदस्य दर्द में हो तो मन का अशांत होना तो स्वाभाविक ही है ना। राजीव बोला, देखिए मास्टर जी, आप जानना ही चाहते हैं तो हम आपको बताने को तैयार हैं, पर हमको आपसे एक ही वादा चाहिए। रीना की सारी कहानी जानने के बाद आप भी हमारी तरह चुप रहेंगे, और जो कभी आपने किसी को बताया या कोई सवाल उठे तो मेरा नाम तो उसमें बिल्कुल भी ना होगा। नरेश ने कहा, देखो राजीव, तुम्हारा नाम तो मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। पर रीना की पूरी कहानी जानने के बाद मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इस पर तुम अपना फैसला कैसे थोप सकते हो? वो तो जानने के बाद जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। राजीव बोला, बस मास्टर जी, इसी वजह से तो मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, वरना हमारी जान के साथ साथ आपकी जान पर भी आफत आ जाएगी। नरेश बोला, ऐसी कौन सी बात है जो कि जान पर भी बन सकती है? अब और पहेली मत बुझाओ, मुझे पूरी कहानी बताओ। राजीव बोला, आप जिस स्कूल के मास्टर जी बनकर आए हैं ना, उसी स्कूल के चपरासी थे रीना के पिता। रीना की माँ तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस रीना की दादी, रीना और उसके पिता ही थे उनके परिवार में। बचपन से ही रीना बहुत होनहार थी। उसके पिता सुरेश रीना को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने के सपने देखता था। क्योंकि रीना बिन माँ की बच्ची थी तो सुरेश उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था, और इसीलिए सुरेश इस कस्बे के लोगों की बातों से अलग चलता था। हमने उसे कितना समझाया कि रीना बड़ी हो गई है, उसे ब्याह दे, पर नहीं, उसे तो अपनी ही चलानी थी। नरेश बोला, उस वक्त रीना की उम्र कितनी थी और ये घटना कब की है? राजीव बोला, ये घटना लगभग 7-8 महीने पहले की है। तब रीना की उम्र 17-18 रही होगी। नरेश हैरान होकर बोला, अरे 17-18, तो तुम्हारे हिसाब से ये उम्र शादी के लिए सही है? अरे वो तो एक बच्ची है, उसके पिता ने बिल्कुल सही किया था। कम से कम पूरे कस्बे में कोई तो था अक्लमंद। राजीव बोला, क्या खाक अक्लमंद? असल में अक्लमंदी तो तब होती जब वह परिस्थिति को समझकर हमारी बात मानता, तो शायद आज वह भी जिंदा होता और रीना भी अपने ससुराल में खुशी खुशी जी रही होती। नरेश बोला, ऐसी कौन सी परिस्थिति राजीव? इससे पहले राजीव नरेश को कुछ आगे बता पाता, उसी कस्बे का एक आदमी रामू दौड़ता हाँफता हुआ राजीव के पास आता है और कहता है, राजीव भैया, अभी खबर मिली है कि वह लोग दुई रोजगार आवत हैं। राजीव बोला, हाँ, समय तो हो गया है। रामू, वैसे सुन, राजू की बेटी तो चली गई है ना? रामू बोला, ओका तो कल ही भेज दिए रहे। राजीव बोला, फिर तो अभी कोई और बच्ची नहीं है इस गांव में, फिर डरने की कोई बात नहीं है। नरेश हैरानी से ये सारा माजरा देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी राजीव आकर उससे कहता है, मास्टर जी, इसी परिस्थिति की तो बात कर रहा था मैं। चलो इन लोगों के आने से पहले ही आपको पूरी कहानी बता दूंगा, पर अभी आप जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उस दिन तो राजीव नरेश को पूरी कहानी नहीं बता पाता, और इधर नरेश थोड़ी कहानी जानकर पूरी दास्तान जानने को बेकरार था। नरेश इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह फिर राजीव की दुकान पर पहुंच जाता है। नरेश को इतनी सुबह सुबह आया देखकर राजीव पूछने लगा, क्यों मास्टर जी, रात भर सोए नहीं क्या? नरेश ने कहा, ऐसा ही समझ लो। नरेश की बात सुनकर राजीव बोला, मास्टर जी, ये कस्बा बहुत छोटा सा है। शहर की भीड़भाड़ से दूर यहाँ ना तो कोई कानून व्यवस्था चलती है और ना ही यहाँ के लोगों को कोई पूछता है। बस सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। ऐसे में कुछ बड़े लोग, नेता, इस कस्बे को और उसके लोगों को अपनी जागीर समझते हैं
हम गरीब इनके खिलाफ ना तो आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही कोई कदम, तो इसीलिए हमने बीच का रास्ता अपना लिया। लगभग 1 साल पहले स्कूल में आपकी तरह ही एक मास्टर जी आया था और वह किसी नेता का साला था। पहले पहले तो हमने सोचा कि चलो अब हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, वह भी पढ़ लिख लेंगे तो एक अच्छा जीवन जिएंगे। पर वह मास्टर जी बड़ा ही हवसी और अय्याशी था, ऊपर से नेता का साला। सुना था कि शहर में उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान उसके जीजा ने उसे इस कस्बे में स्कूल का मास्टर बनाकर भेज दिया था। वह बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा और भी अश्लील ज्ञान देने लगा था। छोटी छोटी लड़कियों को सजा के बहाने बाथरूम में ले जाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता था। रीना पर तो उसकी खास नज़र थी। पता नहीं आपने गौर किया या नहीं कि कल आपकी कक्षा में एक भी लड़की नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों के साथ जो भी घटनाएं घटी थीं, उसके बाद से इस कस्बे की सारी लड़कियों का स्कूल छुड़वा दिया गया है। खैर, आगे बताता हूँ। रीना अपने मास्टर जी का वह गंदे तरीके से छूना, बाथरूम में ले जाकर गंदी हरकतें करना, ये सारी बातें अपने पिता सुरेश को बता देती है। इस पर सुरेश स्कूल में आकर उस मास्टर को काफ़ी भला बुरा कहता है। वह मास्टर जिसका नाम अजय था, वह सुरेश की इस बात पर भड़क जाता है, लेकिन वह तब तो कुछ नहीं कहता। पर अगले दिन एक बड़ी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है। फिर कुछ लोग घर के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जबकि बाहर कुछ लोग खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। अंदर क्या चल रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नरेश ने पूछा, पर गांव के लोग, वे लोग सभी एक साथ अंदर क्यों नहीं गए? मैंने तो सुना था कि गांव में सभी लोग भले ही अलग अलग छत के नीचे रहते हैं, पर परिवार की तरह हर मुसीबत में साथ रहते हैं। तो फिर जब एक परिवार के घर में यूं ही अचानक कोई बाहरी आदमी घुस गया, तो किसी ने भी उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? राजीव बोला, अरे हस्तक्षेप तो तब करता ना जब किसी को अंदर जाने दिया जाता, या फिर अंदर क्या चल रहा है उसका पता ही चलता। हम सब सुरेश के घर के बाहर दर्शक बनकर खड़े थे कि तभी अंदर से अजय और उसका जीजा बाहर आता है। अजय का जीजा बाहर आकर सभी के सामने हाथ जोड़कर कहना शुरू करता है, मैं राजवीर इस कस्बे की भलाई का सोचकर यहाँ एक मास्टर भेजा ताकि यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिले। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ एक अस्पताल भी बनवा रहा हूँ और आगे ऐसी कई चीज़ें इस कस्बे को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे इस कस्बे के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए बाहर न जाना पड़े। मैं धीरे धीरे इस कस्बे को इतना चमका दूंगा कि आज जिस कस्बे को कोई नहीं जानता, उसका नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ, जिस तरह मैं इस कस्बे की खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग भी मुझे निराश ना करें। मेरा साला अजय आप लोगों की सेवा के लिए ही यहाँ भेजा गया है, तो उसकी सेवा करना भी आप लोगों का फर्ज है, फिर वह सेवा कैसा भी हो। क्यों सुरेश, समझे ना? आशा करता हूँ आप सब भी समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उसके लिए उसका अपना यह कस्बा ही दर्द की जगह बन जाएगा। सुरेश चुप तो था, पर उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। हम सभी गांव वाले इतना तो समझ गए थे कि अब हमारे गांव को एक दानव की नज़र लग गई है, और आज नहीं तो कल इस दानव का शिकार होना ही पड़ेगा। पर सिर्फ सुरेश गुलामी को तैयार नहीं था। भाई, गुलामी तो किसी को भी नहीं चाहिए थी, पर सारे बेबस मामूली आदमी नेता जैसे बड़े लोगों से लड़ेंगे भी तो कैसे? पर सुरेश झुकने वालों में से न था। हमने उसे कितना समझाया कि इससे पहले रीना के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए उसे ब्याह दे, पर नहीं, उसे तो अपनी बेटी को बड़ा अफसर बनाना था। हो, एक लंबी आह लेकर राजीव कहता है, और देखो आज उसकी बेटी क्या बन गई। काश सुरेश, तूने हमारी बात मान ली होती, काश। राजीव बोला, जानते हैं मास्टर जी, सुरेश ने रीना का स्कूल जाना तो छुड़वा दिया, पर इस मकसद से नहीं कि वह अपनी बेटी को ब्याहना चाहता था, बल्कि इस कस्बे के बाहर के स्कूल में उसने रीना का दाखिला करा दिया था। बड़ा ही अजीब इंसान था। डर तो जैसे उससे कोसों दूर था। वह नहीं जानता था कि ऐसा करके
उसने बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे डाला। पूरे कस्बे में कोई भी लड़की अब स्कूल नहीं जाती थी, पर रीना रोज स्कूल जाती थी, लेकिन कस्बे के बाहर। और यह बात जब अजय को पता चली तो फिर एक दिन रीना स्कूल से घर लौटी ही नहीं। सुरेश बदहवास होकर रीना को ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद भी जब रीना नहीं मिली, तब सुरेश पुलिस में शिकायत करवाने की सोचने लगा। उसी शाम रीना रोते रोते अपने घर पहुंच गई और उसके साथ में अजय मास्टर भी था। फिर वह मास्टर हंसते हुए सुरेश से बोला, क्यों भाई सुरेश, कोई अपनी जवान बेटी को अकेले छोड़ता है क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ मुझे मिल गई, किसी और की नज़र पड़ी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सुरेश गुस्से में बोला, मुझे सब पता है, इसे किसी और से नहीं तुझसे ही खतरा है। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, और चाहे तो अपने जीजा को भी कह देना। डरता होगा पूरा गांव तुझसे और तेरे जीजा से, पर मैं नहीं डरता। और जो आज के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कानून मैं भी जानता हूँ। ये मत समझना कि गांव का हूँ तो डरकर तुम लोगों का गुलाम बन जाऊंगा। अजय बोला, ज़्यादा फड़फड़ाना, वो भी इस उम्र में, सही नहीं है सुरेश। तू एक मामूली सा चपरासी है, तुझे क्या लगता है तू हमसे लड़ पाएगा? अरे तेरे पूरे खानदान को रातों रात गायब करवा दूंगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। इसीलिए अपनी हद में रह। अपनी बेटी को चुपचाप मेरे स्कूल में भेज देना कल से, वरना तेरी बेटी ना तो फिर कभी पढ़ने लायक ही रहेगी और ना ही ब्याहने के लायक, समझा? बड़ा आया हमें डराने वाला। ऐसा कहकर अजय चला गया। सुरेश अजय से डरा तो नहीं था, पर आज जो हालत रीना की थी उससे वह डर गया था। पर वह चुपचाप उन लोगों की बातों को मानने वालों में से भी नहीं था। उसने पूरे कस्बे को एक साथ आकर इनके खिलाफ अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा, ताकि हम सब मिलकर इन बाहरी भेड़ियों को इस कस्बे से बाहर फेंक सकें। नरेश बोला, अरे वाह, वो तो बिल्कुल सही कह रहा था। तुम सबको साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी। राजीव बोला, अरे कौन सा अभियान मास्टर जी, सबके घर में बहू बेटियां हैं, तो कौन इतना साहस दिखा पाता? और वो लोग कोई आम आदमी तो थे नहीं जो हम उनके खिलाफ जाते और वो चुपचाप यहाँ से चले जाते। नरेश ने कहा, बस यही गलती कर देते हैं सभी। क्यों खुद को कमज़ोर समझना? वो आम नहीं है, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली भी तो हम ही बनाते हैं। पर एकता में बड़ी ताकत होती है, जो बड़े बड़ों को धूल चटा सकती है। पता नहीं इतनी कायरता के साथ लोग कैसे जी लेते हैं। जीना है तो सुरेश की तरह जियो, निडर और बेबाक। राजीव बोला, हाँ, और उस निडरता का क्या परिणाम निकला? क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई उसकी। यहाँ तक कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, और इधर बेटी भी पागल बनी घूम रही है। तो क्या हम पूरा कस्बा इसी तरह मरमरा जाते? नरेश ने कहा, मरे हुए तो तुम लोग अब भी हो, अब भी उन लोगों के दहशत में मर मर कर ही तो जी रहे हो। सुरेश और रीना के साथ जो भी हुआ वह ना हुआ होता अगर तुम पूरे कस्बे वाले एक साथ होते। खैर छोड़ो, आगे की कहानी बताओ राजीव। राजीव बोला, मास्टर जी, आप इतनी कहानी सुनकर ही हम सभी को दोषी ठहरा रहे हैं, पर आप हमारी हालत नहीं समझ सकते। इंसान जब तक खुद उस दर्द से नहीं गुजरता उसे कुछ समझ में नहीं आता, और बड़े बड़े बोल बोलना बहुत सहज होता है। नरेश ने कहा, बड़े बड़े बोल नहीं है यह, मैं बिल्कुल सुरेश के जैसा ही हूँ, अन्याय मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। राजीव बोला, अब तो आप भी इसी कस्बे का हिस्सा हैं, तो उन लोगों से आपकी मुलाकात भी जरूर होगी। जब आप उन लोगों को देखिएगा आपको भी उनकी शक्ति का पता चल जाएगा। खबर मिली है आने ही वाले हैं कल। नरेश ने कहा, आने दो, मैं भी देखता हूँ कौन है यह लोग और मेरा क्या बिगाड़ते हैं। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले नरेश राजीव की दुकान पर आता है। राजीव बोला, मास्टर जी, आज आने वाले हैं अजय और उसके जीजा। नरेश ने कहा, राजीव, कल तुमसे एक बात पूछना भूल ही गया था। ये जो अजय है यह यहाँ से गया ही क्यों था और आ ही क्यों रहा है? मतलब जिस तरह का आदमी वह था, इतनी आसानी से यहाँ से चला कैसे गया? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। राजीव बोला, किसने कहा आपसे कि अजय यहाँ से चला गया?
शारीरिक तौर पर जरूर चला गया है, पर अब भी वह और उसके आदमी यहाँ की सारी खबर रखते हैं और मौज मस्ती के लिए चले भी आते हैं। अब हम तो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए हमने बीच का रास्ता ही निकाल लिया। हम इस कस्बे में अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं और कम उम्र में ही ब्याह देते हैं, ताकि इन भेड़ियों की नज़र हमारी बेटियों की तरफ ना पड़े। नरेश ने दुखी होते हुए कहा, पर ऐसे तो तुम लोग अपनी बेटियों के साथ ज्यादती कर रहे हो। एक तो उनसे शिक्षा का अधिकार छीन रहे हो, ऊपर से इतनी कम उम्र में शादी। राजीव बोला, कम से कम रीना की जैसी हालत तो नहीं होगी। अच्छा मास्टर जी, एक और ज़रूरी बात, जब वह लोग यहाँ आएंगे आपसे मिलेंगे तो ज़रूर, तो उनसे कुछ ऐसी वैसी बात मत करना जिससे हम मुसीबत में पड़ जाएं। नरेश ने कहा, देखो राजीव, ये तो तुम भी जानते हो कि अन्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तब तक ही मेरी जुबान बंद रहेगी जब तक कि मैं कोई अन्याय नहीं देखता। राजीव ने कहा, जो भी हो मास्टर जी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना अगला सुरेश कहीं हम ही ना बन जाएं। उसके बाद नरेश स्कूल चला जाता है। नरेश कक्षा में बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है कि अजय एकाएक अंदर आ जाता है और कहता है, ए बच्चा लोग, सब घर जाओ, छुट्टी हो गई। इससे पहले नरेश कुछ बोल पाता, सारे बच्चे दौड़ते हुए कक्षा से बाहर चले गए। नरेश ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक था? कौन हैं आप जिसने इस तरह चलती हुई कक्षा को रोक दिया? अजय हंसते हुए बोला, ये जाकर इस कस्बे के लोगों से पूछ। नरेश ने कहा, क्यों? आपकी बातों को सुनकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप गूंगे हैं। फिर आप ही बता दीजिए कि आप कौन हैं। अजय थोड़ा गुर्राते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जोशीला लगता है। जब मेरे बारे में पता चलेगा ना तो सारा जोश हवा हो जाएगा। मैं अजय हूँ, अजय। ये ही नहीं, आसपास का पूरा इलाका मेरे जीजाजी के अंदर है। सुना था इस कस्बे में कोई नया मास्टर आया है, इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। चल मेरे साथ, जीजाजी बुला रहे हैं। नरेश ने कहा, आपके जीजाजी जो कोई भी हों, पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरा जहाँ मन करता है मैं वहीं जाता हूँ। फिलहाल मेरा मन आपके साथ चलने का नहीं है, तो आपके जीजाजी से फिर कभी मुलाकात होगी। अजय रौब दिखाते हुए बोला, तुझसे पूछा नहीं है, बताया है। सीधे तरीके से चल, वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है। ऐसा कहकर कुछ लोग नरेश को दोनों तरफ से पकड़कर उसे अजय की गाड़ी में जबरदस्ती बिठा देते हैं। जब सभी रास्ते से जा रहे होते हैं, तब अजय ने अचानक से गाड़ी रोकने को कहा। फिर वह गाड़ी से उतरकर कहीं जाने लगता है। नरेश अपनी भौहें सिकोड़कर वह कहाँ जा रहा है यह देखने लगता है। अजय रीना के पास जा रहा था। वह सड़क के किनारे ही बैठी थी। अजय उसके पास जाकर उसे गंदे तरीके से छूना चालू कर देता है, जिसे देखकर नरेश का पूरा बदन गुस्से से जल जाता है, पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दो लोग उसे पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद अजय वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी जहाँ रुकती है वहाँ नरेश को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाया गया। अजय के जीजा राजवीर बोला, अरे भाई, ये तो मास्टर जी हैं, ये तो गुरुजी हैं, और गुरुजी से भला कोई ऐसे बर्ताव करता है? छोड़ो इन्हें। नरेश ने गुस्से में कहा, जो कभी गुरु का महत्व ही नहीं समझा, उन लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? गुरु शब्द ही आप लोगों के मुंह से सुनना एक गुरु का अपमान करना है। फिर इस अपमान की क्या बात? राजवीर बोला, हम आपको इज्जत दे रहे हैं और आप हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। नरेश ने कहा, इज्जत? वो भी आप लोगों से? सुनिए, मेरा समय बहुत कीमती है जो मैं आप लोगों के लिए गंवाना नहीं चाहता। मैं चलता हूँ। पर क्या नरेश वहाँ से चला जाता है या फिर कुछ और ही घटता है वहाँ? जानिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो फिर कल मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। जय श्री कृष्णा।